सामने सपने के बारे में सोचिए। मतलब मान लीजिए किसी बड़े बिजनेस डील के लिए 20 लाख रुपए का चेक मिले। बाप रे, 20 लाख? हाँ, 20 लाख, और वो बाउंस हो जाए। और जब न्याय के लिए कोर्ट जाएं तो पता चले कि चेक देने वाले ने ट्रायल शुरू होने से पहले हाई कोर्ट से पूरा केस ही रद्द करवा लिया। ये तो सच में किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मेसर्स श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार केस की। और हमारे पास इसके सारे कानूनी दस्तावेज और अदालती रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये है कि इस नीरस लगने वाले कानूनी विषय को हम एक दिलचस्प मानवीय कहानी के रूप में समझें, ताकि वकीलों से लेकर आम जनता तक हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2013 में, जब वो 20 लाख का चेक एक बार नहीं बल्कि 2 बार बाउंस हुआ। 2 बार बाउंस हुआ मतलब साफ है। हाँ, गड़बड़ थी। तो सामान्य प्रक्रिया के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजों को देखा और मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर आरोपी ने एक अलग ही रास्ता चुना। उसने सीधे पटना हाई कोर्ट का रुख किया। बिल्कुल सही। और वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन 482 का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ चल रहे केस को रद्द करवा लिया। हाईकोर्ट ने बस उसकी इस दलील को मान लिया कि उस पर कोई कर्ज बकाया नहीं था, और बिना किसी ट्रायल के ही मामले को शुरुआत में खत्म कर दिया, जो कि बहुत अजीब है। बहुत अजीब है, क्योंकि यहीं पर हाईकोर्ट से वो बड़ी चूक हुई। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी एनआई एक्ट के सेक्शन 138 और 139 का ढांचा ऐसे काम नहीं करता है। हाँ, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस कानून में एक सिद्धांत है जिसे प्रिजम्पशन ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल डेट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के पास बाउंस हुआ चेक मौजूद है तो अदालत खुद ब खुद मान लेती है कि वो व्यक्ति उस पैसे का हकदार है। मतलब कानून शुरुआती तौर पर लेनदार के पक्ष में ही खड़ा होता है। हाँ, ये धारणा लेनदारों की सुरक्षा के लिए ही बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। बेशक आरोपी को इस धारणा को गलत साबित करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो हवा में तो ऐसा नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकता कि मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। उसे इस बात को एक उचित ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में ठोस सबूतों के साथ साबित करना होगा। और यहीं सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त चेतावनी आती है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 482 की अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके शुरुआती स्टेज में ही मिनी ट्रायल नहीं चला सकता। मिनी ट्रायल, या जिसे कोर्ट ने रोविंग इंक्वायरीज कहा है। सही कहा। बिना गवाहों और प्रॉपर ट्रायल के सबूतों की इतनी गहराई से जांच पड़ताल हाईकोर्ट नहीं कर सकता। सिर्फ दावों के आधार पर केस खारिज करना गलत है। तो अगर हम इसके व्यावहारिक निष्कर्षों की बात करें तो ये आम जनता और व्यापारियों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली सच्चाई है। बिल्कुल। हमारा कानूनी ढांचा लेनदारों की सुरक्षा के लिए ही बना है। अदालतें उनके पक्ष में मानकर चलती हैं। बस शर्त ये है कि चेक बाउंस होने के बाद कानूनी नोटिस और केस की तय समय सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाए। हाँ, टाइमलाइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर कानूनी पेशावरों की बात करें तो ये जजमेंट उनके लिए एक बेहद मजबूत हथियार की तरह है। एक पावरफुल स्वॉर्ड जिसे वो रंगापा जैसे स्थापित केस लॉ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये उन आरोपियों के खिलाफ बहुत काम आएगा जो उचित ट्रायल से बचने के लिए हाई कोर्ट के शॉर्टकट्स का सहारा लेते हैं। तो अंत में ये फैसला वर्तमान व्यवस्था को तो मजबूत करता है, लेकिन भविष्य के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल भी छोड़ जाता है। वो क्या? आने वाले समय में जब कागजी चेक की जगह पूरी तरह से डिजिटल टोकन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या अब धोखाधड़ी होने पर कर्ज और जवाबदेही साबित करने की ये कानूनी धारणाएं अपने आप कोर्ट में ही लागू हो जाएंगी, या फिर उस नई दुनिया के लिए हमें बिल्कुल नए सिरे से कानून बनाने पड़ेंगे?